Hello everyone. Today we will start with civics chapter number 1 of class 8 the Indian Constitution. अब इस चैप्टर में है क्या? अगर हम कोई फुटबॉल की गेम भी खेलते हैं, अक्सर हमने सुना होगा कि उस गेम के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि कौन से प्लेयर्स खेल सकते हैं और कैसे खेलना है, क्या कंसीडर करता है, क्या फ़ाउल माना जाएगा, कब बॉल हैंड में नहीं आनी चाहिए, कब बॉल सिर्फ हैंड में ही रहनी चाहिए। तो ऐसे अलग-अलग गेम्स में अलग-अलग तरह के रूल्स होते हैं, चाहे वो हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है या फिर बास्केटबॉल है। तो इसी तरह से ये रूल्स जो होते हैं ये डिफ़ाइन करते हैं कैसे गेम खेलनी है। तो एक कंट्री को कैसे रूल करना है, कैसे वो चलेगी, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं वहाँ के कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स के ऊपर। तो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूटिव रूल जो होता है, जैसे एक गेम ऐसी अब जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, जो बड़ी कम्युनिटीज़ होती हैं, वहाँ पे इन रूल्स को कंसेंसस के ज़रिए किया जाता है। कंसेंसस क्या है? मॉडर्न कंट्री में अगर बात की जाए, कंसेंसस यूजुअली अवेलेबल होता है रिटन फॉर्म में, एक रिटन डॉक्यूमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ऐसे रूल्स जो कि रिटन फॉर्म में मिले उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 6-7 क्लास में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को इन डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे होता है। इस चैप्टर में यही चीज़ें डिस्कस की जाएंगी कि कौन कौन से इश्यूज़, किस तरह के की फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के टाइम पे आए और कौन सी क्रूशल रोल्स जो थे इनको बनाने के टाइम पे फेस करने पड़े। सो एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आज के टाइम में मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़ जो है उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो डेमोक्रेटिक है और नॉन डेमोक्रेटिक है। हर कंट्री को अपने एक रूल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। अब ये एक आइडियल फॉर्म होती है कि किस तरह से कोई कंट्री रूल कर सकती है, कैसे लोग एस्पायर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, फंडामेंटल नेचर्स क्या है। कंट्री यूजुअली अलग अलग कम्युनिटीज़ को अलग अलग तरह के बिलीव्स और ज़रूरतें जो होती हैं उनके इश्यूज़ को कंप्लीट करती है। कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज़ और में भी हेल्प करते हैं कि कौन से रूल्स और प्रिंसिपल्स होंगे किसी कंट्री को और पर्सन्स को लीड करने के लिए, कैसे लोग उसको लेके एग्री होंगे, कैसे उन्हें गवर्न किया जाएगा। पर ये सारी एग्रीमेंट जो हैं, आइडियल्स जो हैं, वो कंट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट टाइम आईएनसी की डिमांड, फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड, फर्स्ट टाइम अगर बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड तो आईएनसी के द्वारा 1934 में की गई थी। लगभग ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसको मोमेंटम मिला था कि ठीक है, हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की परमिशन दे रहे हैं, जो कि दिसंबर 1946 में मिला था। ये फ़ोटोज़ जो हैं वो उसी चीज़ को शो कर रही है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक ये चीज़ बनी थी। तो एक चीज़ जो आपके लिए याद रखने लायक है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था। सो 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज़ लगे थे। ब्रिटिश रूलर्स ने लगभग 150 साल यहाँ पे राज किया था, तो उनको, उनके टास्क को, उनके स्ट्रगल को कहीं ना कहीं रिमूव करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कुछ टाइम तो लगना ही था। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम नेपाल की एग्जांपल भी ले सकते हैं। नेपाल जो कि हमारे इंडिया के बॉर्डर पे है, नॉर्थ साइड पे हैं। रिसेंटली भी नेपाल जो है वहाँ पे मोनार्की सिस्टम ही था। प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसका, नेपाल का, वो अडॉप्ट किया गया था 1990 में, जो कि रिफ्लेक्ट करता था कि फाइनल अथॉरिटी जो थी वो राजा के पास ही रहेगी। मोनार्की दैट मीन्स द अथॉरिटी ऑफ किंग। वहाँ पर लोगों ने मूवमेंट की, नेपाल ने एक काफ़ी डिकेड्स तक, काफ़ी सालों तक वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की और फाइनली 2006 में वहाँ पे डेमोक्रेसी सक्सीडली वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई और पावर ऑफ किंग जो थी वो रिमूव हो गई। यहाँ पे बात की जाए तो आपके लिए दोनों चीज़ें याद रखने लायक है। 1990 में फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया था और 2006 में फाइनल डेमोक्रेसी आ चुकी थी। दैट मीन्स किंग की पावर को रिमूव कर दिया गया था। लोग जो थे कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करना चाहते थे, नेपाल एक डेमोक्रेसी बन गया था, पर रीज़न क्या था कि क्यों प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो अप नहीं किया जा रहा था। नेपाल एक नया चेंज चाहता था, क्यों, किस चीज़ के लिए उन्होंने फ़ाइट की थी। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि गेम जो होती है फुटबॉल की, उसमें भी बहुत तरह के चेंजेस होते रहते हैं रूल्स में। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली में भी चेंजेस जो थे वो गेम्स के एक कुछ
रीजंस के कारण ही होते थे। नेपाल जो था वो मूव कर रहा था मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ, तो ज़रूरत उन्हें थी एक चेंज की, ताकि कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो है वो चेंज हो सके, एक नई सोसाइटी डेवलप हो सके। और इस चीज़ के लिए नेपाल ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 2015 में। दैट मीन्स द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अभी लागू हुआ है 2006 में जिसकी बात हो रही थी, वो 2015 में जाके लागू हुआ था। ये कैप्शन जो थी नेपाल की स्ट्रगल दिखा रही है। कौन सी कैप्शन? ये साइड में जो पिक्स दी गई हैं। अब ये कंट्री जो है कहीं ना कहीं विटनेस शो कर रही है कि पीपल्स ने कैसे स्ट्रगल किया था। वहाँ के लोगों ने 1990 से लेके लगभग 12 साल 2002 तक ये स्ट्रगल किया। 2002 में भी राजा जो ज्ञानेंद्र थे उन्होंने वहाँ पे अपराइज तो किया कंट्री साइड को, लेकिन रीज़न उनके पास कुछ नहीं था। ये एस्पेक्ट जो थे चलते चले जा रहे थे। 2005 तक ये कंटिन्यू रहा, और 2005 नवंबर में अगर ये कंटिन्यू रहा, इनके 12 पॉइंट्स एग्रीमेंट हुए। इन एग्रीमेंट्स पे साइन करवाए गए। काफ़ी लार्जर पब्लिक जो थी इसमें डेमोक्रेसी और पीस को सपोर्ट कर रही थी। 2006 होते होते फाइनली ये डेमोक्रेसी जो थी उसे गेन किया गया। इमेंस पावर यहाँ पे इमेंस फोर्स को अपना लिया गया था अप्रैल 2006 में। लेकिन इसमें किंग की पावर जो थी, थर्ड पार्लियामेंट ने ये पूछा कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो फॉर्म होनी चाहिए। तो 2008 में नेपाल जो था वो एक डेमोक्रेसी की तरफ स्टैब्लिश हुआ और मोनार्की को अबॉलिश कर चुका था। फाइनली इन फ़ोटोज़ के ज़रिए हम ये चीज़ें समझ सकते हैं कि 2006 की जो मूवमेंट हुई थी वो कितनी हार्ड रही होगी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पस की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पस क्या है। सो एग्जाम्पल हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट क्या करता है कि कंट्री कैसे रूल करी जाएगी, किंग के ज़रिए या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ज़रिए। ये अडॉप्ट करता है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन का एक अलग ही रोल होगा, कैसे गाइडलाइंस जारी होगी। डेमोक्रेसी में ये है कि हम लीडर्स को खुद से चूज़ करते हैं अपने बिहाफ पे, और हमेशा ये पॉसिबल रहता है कि लीडर्स के बीच में उनकी अथॉरिटी का मिसयूज़ होता है, क्योंकि उनके हाथ में पावर्स होती हैं तो वो इस पावर्स को अगेंस्ट भी यूज़ करते हैं। मिसयूज़ होने के कारण से इनजस्टिस और कहीं ना कहीं अनडेमोस्ट्रेटेड होते हैं, जैसे कि ये क्लास में एक स्टोरी के ज़रिए सिचुएशन समझाई गई है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन में लेस डाउन करती है, रूल्स अलग होते हैं। मिसयूज़ अथॉरिटी का होता ही रहता है, क्योंकि लीडर्स जो होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स वो अपनी पावर्स को सही जगह पे सही डायरेक्शन में यूज़ नहीं करते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, जो कि आपने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ रखा है, बहुत सारे ऐसे लॉज जो थे वो कंटेन करते थे किस सेक्शन में, फंडामेंटल राइट्स में। डू यू रिकॉल, क्या आपको याद है कि क्लास 7th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, जो कि दलित राइटर थे। उन चैप्टर में उन्हें काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ रही थी क्योंकि वो दलित थे। हमने ये भी पढ़ा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक गारंटी देता है कि हम इक्वल हैं, सारे पर्सन इक्वल हैं। हम किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकते, स्पेशली किसी के धर्म, किसी के रेस, जेंडर, कास्ट या फिर जन्म के स्थान के नाम पे। इक्वालिटी सबके बीच में है, सबका फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब एक अलग अगर फंक्शन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन एक डेमोक्रेसी में ये भी अश्योर करता है कि कोई डोमिनेंट ग्रुप जो है ये ना हो कि वो अपनी पावर लेस पावरफुल पीपल के ऊपर दिखाए। दैट मीन्स इक्वालिटी तो कह रहे हैं कि सब इक्वल है, लेकिन ये नहीं कि किसी के पास ज़्यादा पावर है, हम ज़्यादा लोग हैं तो हम कम लोगों के ऊपर अपने आप पे हावी हो जाएं। ऐसे एक स्टोरी बोर्ड के ज़रिए समझाया गया जिसमें ये था कि गर्ल्स और बॉयज़ जो थी एक क्लास की, बॉयज़ ज़्यादा थे गर्ल्स कम थी। टीचर वोटिंग करवाता था कि कौन सी गेम खेलनी है, बॉयज़ ज़्यादा है तो ऑफकोर्स बॉयज़ ही विनिंग होंगे, और टीचर बिना ये सोचे समझे बॉयज़ को जिता देती थी। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये था कि मेजॉरिटी पीपल्स जो थे वो माइनर पीपल्स के ऊपर हैवी हो रहे थे। तो ऐसी अनहेल्दी सिचुएशन के बीच में डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है वो कैसे ऑकर करेगी। ऑफकोर्स मेजॉरिटी जो होती है वो कॉन्टीन्यूसली इन्फोर्स करती है अपने डिसीजंस को माइनॉरिटी पीपल्स के अगेंस्ट। तो वो अगर उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं, स्टोरी बोर्ड में भी जैसे इलस्ट्रेट कर रहा है, तो सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे किसी तरह का कोई खतरा ना हो, टायरनी ना हो कि मेजॉरिटी पीपल्स की। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूजुअली रूल्स होते हैं जो कि माइनॉरिटी पीपल्स के ऊपर दिखाए जाते हैं। अगर अलग इसका एक अलग रीज़न भी होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो डोमिनेंट पीपल्स या मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच का एक बैलेंस बना के रखती है। ये रेफर करती है कि कम्युनिटी जो है वो डोमिनेंट्स या इंटर कम्युनिटी डोमिनेशंस, मेंबर जो अलग अलग कम्युनिटी के होते हैं, ये सारे सेम कम्युनिटी, इंटर कम्युनिटी, इनके बीच की डोमिनेशन जो है उसको रोका जा सके। थर्ड सिग्निफिकेंट की बात करें कि हमारा थर्ड सिग्निफिकेंट क्या है,
तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इसलिए भी बनाया गया है कि हमें ये सेव कर रख सके। अब ये थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है देखने में कि हाँ हम स्ट्रांगली फील करेंगे, ऐसा कोई इशू ना हो, मतलब हमारे लार्जर इंटरेस्ट के ऊपर पूरा फोकस किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करते हैं कि हमें गार्ड करे किस चीज़ों से, जैसे कि स्टोरी बोर्ड में अगेन दिखा रखे हैं, आपने चैप्टर पढ़ा होगा जो कि जिसमें एक ऐसे बच्चे की कंडीशन दिखाई गई है कि उसका फेवरेट शो आ रहा है, वो अपना फेवरेट शो देखना चाहती है, वो चाहती है कि मैं फटाफट से बैठूँ और उस शो को देखूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगले दिन उसका टेस्ट है और उसके पास और टाइम भी नहीं है कि वो अगर शो देखने बैठ गई तो टेस्ट छूट जाएगा, बाकी के लोग अगर सीरियल देखेंगे तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अब इस टाइम पे क्या होना चाहिए, तो शायद उस चीज़ को लेके आगे स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे गार्ड्स को इस तरह, हमारे डिसीजन को इस तरह प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर लार्जर प्रिंसिपल्स जो हैं कम्युनिटी के, वो कैसे बिलीव करेंगे। अब एग्जांपल जो थी कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रांगली फील करे कि पार्टी जो है, पार्टी की पॉलिटिक्स जो है वो किस तरह से हमारी ज़रूरतें, हमारे डिक्टेटर्स को शांत कर सके, हमारे राइट्स को एक्सेप्ट कर सके। तो जैसे कि इमोशंस की बात करें कि कैसे स्वेप्ट बाय द इमोशन, हम रियलाइज़ करते हैं कि काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, डिक्टोरल रूल्स चल रहे हैं, इंटरेस्ट चल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। ये नहीं अलाउ करता कि हाँ प्रोविज़न और कि एक ईज़ी प्रोविज़न हो उसे ओवरथ्रो कर दिया जाए, गारंटी दी जाए कि सिटीजन्स जो हैं उसके राइट्स और उनके प्रोटेक्ट, वो हर तरह से ऑल ओवर डेवलपमेंट की तरफ देखता है। जैसे कि इस डिस्कशन में है, आपने समझा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब उस स्टोरी के मामले में ये चीज़ हो गई कि सारे अपने काम में लगे और उस सीरियल को छोड़ दिया गया कि ठीक है उस सीरियल को अभी हम नहीं देखेंगे, हम नेक्स्ट एपिसोड से सारे मिलके उसे कवर करेंगे। बच्चे का भी मन लग गया और बाकी सारे भी अपने आप में सर्वाइव कर रहे थे। नेक्स्ट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या हैं। बिगिनिंग 12th सेंचुरी में हुई थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के साथ हुई थी, बहुत सारे स्ट्रगल्स इंडियन इंडिपेंडेंस को लेके ब्रिटिश रूल के खिलाफ हो रहे थे। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे नेशनलिस्ट जो थे, डिवोटीज़ जो थे, वो काफ़ी मुश्किल से डील कर पा रहे थे, बहुत मुश्किल से इमेजिनेशन और प्लानिंग कर पा रहे थे कि कैसे वो इंडिया को फ्री करेंगे। और उसी टाइम पे उन्हें ये रूल्स को फॉलो करना पड़ रहा था। काफ़ी लॉन्ग एक्सपीरियंस था कैसे अथॉरिटीज़ रूल कर रही हैं, कॉलोनियल स्टेट है, इंडियंस यहाँ पे फ्री हो जाएंगे, तो डेमोक्रेसी कैसे यहाँ पे इक्वल सबको मिलेगी, लोगों को कैसे अलाउ किया जाएगा कि वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, क्या चीज़ें बाकी रह जाएंगी, क्या चीज़ें काम करेंगी। और इन रूल्स के साथ में ये डिटरमाइन किया गया कि इसके फंक्शंस कैसे चलेंगे। एक पर्सन जो है वो दूसरे ग्रुप के, ये डन किया गया था कि एक पर्सन जो है चाहे उसके अराउंड 300 लोगों का ग्रुप हो, वो सारे मिल के कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बीच में 1946 को सेटअप हुए। और ये पीरियड के बाद में, दैट मीन्स एक पीरियडिकली मिलने लगे और 3 साल के बीच में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स है क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है 2 साल 11 महीने और 18 दिन, तो 3 साल के लगभग इन्होंने इसे कंप्लीट किया। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर्स थे, अलग अलग टास्क थे उनके, उनकी अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे थे, अलग रिलीजन को, अलग कल्चर को बिलोंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मिलके राइट किया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंसीडर कर रहा था एक टर्मोइल को। पार्टीशन जो थी कंट्री की, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उसी टाइम पे हुई थी, तो प्रिंसली स्टेट्स के लिए ये डिसाइड करना अभी वो डिसाइडेड नहीं था कि फ्यूचर में वो किसके साथ मिलेंगे। तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो भी अभी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न में थी, और ये सारे इश्यूज़ जो थे वो लोगों के कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के पीपल्स के माइंड में चल रहे थे कि कैसे वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करें, क्योंकि एक ऐसा ओकेज़न, एक ऐसी विजनरी जो थी डॉक्यूमेंट्स की कि कैसे रिस्पेक्ट की जाएगी डाइवर्सिटी को, अलग तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, कैसे उनके बीच में यूनिटी को कंडक्ट किया जाएगा। तो फाइनल डॉक्यूमेंट जो थे वो इस तरह से रिफ्लेक्ट करें कि वो सबकी चिंता करके चल रहे हैं, यहाँ की पॉवर्टी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स जो हों वो एक अच्छा रोल प्ले करें। तो इसी तरह से आगे एक लिस्ट दी गई है की फीचर्स की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ों पे पूरा ध्यान किया गया। फर्स्ट वन थी फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की बात की जाए तो इसमें क्या है, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए कंट्री में, जिसमें कि गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, पंचायती राज जिसका थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट है,
तो इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पे कैसे वर्क करती है। अलग अलग मेंबर्स जो होते हैं कम्युनिटीज़ के वो यहाँ पे आते हैं, वो उनकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। ये अलग अलग कंट्रीज़ में जैसे न्यू दिल्ली में बैठे हैं और डिसीज़न ले रहे हैं सबके लिए। अब ये अलग अलग लेवल पे हैं तो अलग अलग तरह के डिसीजंस ही होंगे। पर्टिकुलर एरिया का डिसीज़न उनके द्वारा ही लिया जाता है। हर एक स्टेट अलग अलग तरह की ऑटोनॉमी को एंजॉय कर रहा होता है। कई तरह के इश्यूज होते हैं, नेशनल कंसर्न होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंटेन करता है एक लिस्ट को कि डिटेल्स वहाँ पे होती हैं कि किस तरह के इश्यूज होंगे। इसी के साथ में एडिशन ये होता है कि स्पेसिफाइज किया जाता है कि कौन सी टायर ऑफ गवर्नमेंट है फेडरलिज्म के अंडर, किस तरह के मेन एजेंट्स हैं जो कि इन अथॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ लोगों तक कि लोगों के ऊपर कानून और पॉलिसीज़ कैसी रहेंगी, ये चीज़। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट पार्लियामेंट का मेन रोल होगा वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए। तो ये ऑलरेडी आप 7th क्लास में कांता की स्टोरी में पढ़ चुकी हूँ ड्यूरिंग द इलेक्शंस के टाइम पे कि कैसे सबके पास इक्वल राइट्स होते थे और कैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी गारंटी देता है कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज जो है वो हर सिटीज़न को मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में जो इतने भी मेंबर है कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के, उन्होंने फेल किया कि फ्रीडम के स्ट्रगल के टाइम पे अडल्ट जो थे उनका एक अलग ही रोल रहा था। तो उन्होंने इनकरेज किया डेमोक्रेटिक माइंडसेट को, लोगों के बीच में एक क्लासेस ट्रेडिशनल कास्ट जो थी या जेंडर्स को लेके जो एक सोच बनी हुई थी, एक बंदिश बनी हुई थी, उसे ख़त्म करने की कोशिश की। और ये डायरेक्ट रोल यहाँ पे किसका था, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिंग के ज़रिए। अगर इसमें बात की जाए हर सिटीज़न जो था वो अपने बैकग्राउंड से आके यहाँ पे कंटेस्ट कर सकता था। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल थे। ये रीड हमने ऑलरेडी किया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन कैसे क्रूशल रोल निभा रहा था। यूनिट 2 में हम इसे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है की फीचर, थर्ड वन सेपरेशन ऑफ पावर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी एक रूल बनाएगा, एक रूल को लागू करेगा और तीसरा चेक करेगा कि क्या सच में रूल्स बिल्कुल सही चल रहे हैं। लेजिस्लेचर जो है उसमें अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि क्या इम्प्लीमेंट किए गए हैं लॉ और गवर्नमेंट के द्वारा जो किए गए हैं। जुडिशरी ये चेक करती है कि क्या ये रूल्स सही ढंग से काम कर रहे हैं और इस तरह से एक ऑर्डर चल रहा होता है ताकि पावर्स को मिसयूज़ ना किया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑर्गेनेट तो हो गया, अलग अलग तरह की पावर्स चल रही है, लेकिन इन पावर्स के बीच में हर एक ये इंश्योर करता है कि बैलेंस ऑफ पावर्स बना रहे। यहाँ पे नीचे आपके ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है कि स्टेट वर्ड हमने कई जगह पे पढ़ा है, पर स्टेट वर्ड या स्टेट गवर्नमेंट से हम ये नहीं समझते कि एक स्टेट यहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है वह सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट जो होती है उसे भी हम स्टेट ही बोलते हैं। दैट मीन्स कि इंडिया को हम ऐसा स्टेट भी जानते हैं। यहाँ पे हर एक के पास सॉवरेन पीपल्स जो हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं कि कौन कौन सी डेफिनेट टेरिटरी उनके पास होगी, किस तरह से वो बोल सकते हैं इंडियन स्टेट्स के बीच में, नेपाली स्टेट्स के बीच में, और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पे होगी। एग्जीक्यूटिव के पास कौन सी पावर होगी, वो एक पार्ट होगा इन स्टेट्स का, और स्टेट रेफर करेगा कि कैसे गवर्नमेंट कौन सी चीज़ें लागू नहीं कर सकता। नेक्स्ट की फीचर है फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स जो थे इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, काफ़ी कंसाइंस है, क्योंकि हमें जो रूल्स मिले हुए हैं, हमें जो अथॉरिटीज़ मिली हुई हैं, ये इन्हीं राइट्स के अंडर आ रही है। अब यहाँ पे आर्बिट्रेरी सिस्टम चेक किया गया था कि कहीं ये तो नहीं कि लोगों को, जो पर्सनस हैं उनके और ऊपर आर्बिट्रेरी रूल चल रहा हो। तो एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर्स जो थी वो स्टेट के द्वारा दी गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो गारंटी देते हैं कि हाँ, जो राइट्स दिए गए हैं इंडिविजुअल पर्सन को स्टेट के खिलाफ, वो सारे उन्हीं के वैसे ही रहेंगे। मोरेवर अगर बात की जाए कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो हैं उनको ज़रूरत महसूस हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में उनके पास कुछ अलग से राइट्स होने चाहिए, तो उस अलग राइट्स की भी यहाँ पे जगह है जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट्स के ज़रिए यहाँ पे किए। तो और इन 2 फोल्ड जो रूल्स थे, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव उनका ये था कि सिटीज़न जो हैं उनकी पोजीशंस क्या होनी चाहिए, उनके पास कौन से राइट्स होने चाहिए, और दूसरी ये थी कि किस तरह से उन्हें बाइंड करके रखा जाए कि इनकी अथॉरिटी क्या, उनकी पावर क्या है। एडिशनली अगर बात की जाए फंडामेंटल राइट्स की, तो कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को, जो फंडामेंटल राइट्स में नहीं है और फिर भी
मेन बहुत इंपॉर्टेंट था वो डीपीएसपी में यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखे गए हैं। इस सेक्शन में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, गाइड करते हैं कि कैसे इंडिपेंडेंट इंडिया के बीच में इंस्टीट्यूट लॉस जो हैं और पॉलिसीज़ काम करेगी। नेक्स्ट आपको फंडामेंटल राइट्स में ये 6 के 6 राइट्स पता होने चाहिए। फर्स्ट वन इज़ राइट टू इक्वालिटी, सेकेंड वन इज़ राइट टू फ्रीडम, third one is right against exploitation, fourth one is right to freedom of religion, and fifth one cultural and educational right, sixth one is right to constitutional remedies। स्टार्टिंग में इसमें 7 राइट्स मिले हुए थे, राइट टू प्रॉपर्टी भी था जो कि अब रिमूव कर दिया गया है। सो नेक्स्ट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग लास्ट की फीचर है सेक्युलरिज्म। सेक्युलर कंट्री, सेक्युलर स्टेट, हमें पता है कि इंडिया जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है। दैट मीन्स कि हमारी कंट्री का अपना कोई धर्म नहीं है, ये नहीं कि ये एक हिंदू कंट्री है या फिर एक मुस्लिम कंट्री है। हम समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री की हिस्ट्री जो है या फिर किसी भी कंट्री की हिस्ट्री कैसे डिटरमाइन करती है कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, कैसे वो अडॉप्ट किएगा। कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी क्रूशल रोल प्ले कर रहा होता है कि किस तरह के आइडियल्स वहाँ के सिटीजन्स को मिलेंगे, कैसे उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करेंगे, कैसे वो इलेक्शंस में उन्हें वोट देंगे, बिल्कुल वैसे जैसे फुटबॉल की गेम में होता है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स को इफ़ेक्ट करते थे गेम को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अमेंड किया गया है कई बार, और नए नए कंसर्न जो थे वो पॉलिटी के बीच में यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। मेजर चेंज कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कहें तो वो फंडामेंटल नेचर की बात की गई है कि वहाँ पे चेंज हो सकता है। सो हमने नेपाल के केस में ये चीज़ देख ली है कि कैसे वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अडॉप्ट किया गया था। अलग अलग तरह के फीचर्स होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी ऐसी एक अलग आउटलाइन थी। यहाँ पे कॉम्प्लिकेट था कि कैसे आइडियाज़ चल रहे थे, कैसे उन्हें ग्रास्प, कैसे उसे अपनाया जाए। पर डोंट वरी, बहुत कुछ हो गया इन मोमेंट्स के बीच में। बाकी सारी जो है वो हम हायर क्लासेस की बुक्स में भी पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और उसके अलावा इसकी सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। होप सो सबको समझ आया होगा, और इतनी देर मुझे सुनने के लिए और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।